हेलो दोस्तों, कल की कहानी के लास्ट में शिवानी कहती है मुझे फ़ोन पे बात करना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने कहा रात को फ़ोन करूँगा, तुम सीधी तरह मुझसे बात कर लेना। शिवानी, मैं ना नहीं सुनूंगा, ये कहकर मैंने फ़ोन बंद कर दिया। रात को 11 बजे मैंने उसे कॉल की थी, लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया था। मैंने उसे मैसेज भी किया, लेकिन शायद उसने मोबाइल ही बंद रखा था। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आने लगा। 20 दिन बाद चाचा की बेटी की शादी थी। दिल्ली से भी सब लोग आए थे। शिवानी भी उसके साथ ही थी, लेकिन मुझसे नजरें मिला नहीं रही थी। मेरी छोटी बहन के साथ सीधा उसके कमरे में चली गई, क्योंकि मझली चाचा के घर में उनके और भी बहुत से रिश्तेदार थे और वहाँ जगह नहीं थी, इसलिए कुछ मेहमान नीचे रुके हुए थे। अंकल की फैमिली हमारे घर पर ही रुकी थी। सब लोग मिलने मिलाने में व्यस्त थे। रात को सबने मिलकर ढोलक बजाई थी और मैं चाहता था कि वो मुझे अकेले में बस एक बार मिल जाए तो मैं उसे सबक सिखाऊंगा और याद रखेगी। सब लोग तैयार होकर ढोलक बजाने के लिए नीचे के पोर्शन में जा चुके थे, लेकिन वो अभी तैयार नहीं हुई थी। मेरी बहन भी अपने कमरे में ही थी। जब मैंने रोशनी को आवाज देनी शुरू की तो वो बाहर आई थी तो लगभग तैयार ही थी। मैंने कहा तुम्हें नीचे माँ बुला रही है, तो वो कहने लगी माँ बुला रही है तो अच्छा ठीक है, मैं अभी बात सुनकर आती हूँ। वो नीचे चली गई। शिवानी कमरे में अकेली थी। मैं रोशनी के कमरे में गया। उस समय वो अपने बालों में ब्रश कर रही थी। मैंने कमरे में जाते ही दरवाजा बंद कर दिया। मुझे देखकर वो उसका रंग उड़ गया था। फौरन उसने ब्रश ड्रेसिंग पर रखा, बेड पर रखा अपना दुपट्टा ओढ़ लिया और फटाफट से दरवाजे के पास आई, लेकिन दरवाजे के सामने मैं खड़ा था। कहने लगी प्लीज आप यहाँ से हटिए, मुझे बाहर जाना है। मैंने कहा इतनी भी क्या जल्दी है, कुछ देर बात करते हैं फिर चली जाना। मैंने दरवाजे की कुंडी लगा दी। वो तो शायद सांस लेना ही भूल गई थी। उसकी रंगत ऐसी सफेद पड़ी थी जैसे काटो तो खून न निकले। बहुत ही नर्वस थी। कहने लगी आदित्य प्लीज, मुझे बाहर जाना है। मैंने उसकी कलाई पकड़ ली, जिस पर कांच की चूड़ियां भरी पड़ी थी। मैंने कहा चाहती क्या हो तुम? इतना भी तुम्हारा क्या नखरा है कि तुम मुझे हर टाइम इग्नोर करती रहती हो, फोन पर बात नहीं करती हो, मैसेज का जवाब नहीं देती हो, तुम्हारे घर आऊं तो दरवाजा नहीं खोलती हो। क्या खा जाऊंगा तुम्हें? मेरा स्वर बहुत ही कठोर था। उसके हाथ ऐसे थे जैसे बर्फ की तरह ठंडे, थर-थर कांप रहे हो। कहने लगी मेरा हाथ छोड़िए। उसकी आंखों में आंसू ऐसे झिलमिला रहे थे कि जैसे अभी आंखों से आंसू टपक पड़ेंगे। फिर मैंने कहा हो क्या जाता है तुम्हें? क्या कहता हूँ मैं तुम्हें? मेरा जी चाहता है कि तुमसे बात किया करूँ, तुम क्यों मुझे इतना इग्नोर करती हो? वो अपना हाथ मुझसे छुड़वा कर रहती है। बार बार यही कह रही थी कि मुझे बाहर जाने दीजिए प्लीज। इससे पहले कि वो रो पड़ती मैंने उसकी कलाई छोड़ दी। मैंने कहा पहले वादा करो मुझसे रात में फोन पर बात करोगी, वरना मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। कुछ देर तो वो मुझे बेबसी से देखती रही। कहने लगी कर लूंगी बात, प्लीज अब दरवाजा खोल दीजिए। मैंने दरवाजा खोल दिया। वो तेज कदमों से बाहर निकल गई। रात को जब मैंने उसे कॉल किया तो उसने दूसरी बेल पर फोन उठा लिया और कहने लगी जी कहिए, क्या कहना है आपको? मैंने कहा बहुत सारी बातें हैं, 1 मिनट में थोड़ी ही जाएंगी। मैंने कहा कल मेहंदी का फंक्शन है और कल मैं तुम्हारे साथ कुछ टाइम बिताना चाहता हूँ, वो भी अकेले में। तुम तैयार होकर नीचे कमरे में रुकना, क्योंकि मेहंदी का अरेंजमेंट घर के बाहर किया गया है। हमारे घर के बाहर एक खाली बहुत बड़ा मैदान था जहाँ बच्चे अक्सर क्रिकेट खेला करते थे, और अगर मोहल्ले में किसी की शादी होती तो वहीं पर शादी और मेहंदी का फंक्शन अरेंज कर लिए जाते। मेरी बात सुनकर वो कहने लगी मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। मैंने कहा क्यों? वो कहने लगी ये ठीक बात नहीं है। मैंने कहा शिवानी, मैं तुम्हारा मंगेतर हूँ, कोई गैर नहीं हो। वो कहने लगी ठीक है मंगेतर है, मगर मेरे पति तो नहीं है। मैंने कहा अनुराग की शादी के बाद तुम्हारा पति भी बन जाऊंगा। मत भूलो कि हमारी मंगनी हो चुकी है। मेरी बात सुनकर उसने फोन बंद कर दिया। मैं उसके साथ कुछ पल बिताना चाहता था, बातें करना चाहता था, उसका हाथ पकड़ना चाहता था, कुछ पलों को यादगार बनाना चाहता था, लेकिन वो मुझे घास डालने को भी तैयार नहीं थी। मैंने अपनी माँ से कहा कि ऐसा करिए कि अनुराग की मेहंदी पर ही आप मेरी शादी कर दीजिए। सब मेहमान तो हैं ही, जरूरी थोड़ी ना है कि अनुराग की शादी अलग की जाए और फिर जाकर मेरी शादी हो। बहरहाल मेरी जिद पर अनुराग की मेहंदी से पहले ही मेरी और शिवानी की शादी हो चुकी थी। मैंने देखा कि आज वो बार बार फेरों के समय अपने आंसुओं को साफ कर रही थी। यह बात मुझे बड़ी अजीब सी लगी। हालांकि वो जानती थी कि हमारी शादी होनी है
कुछ दिन बाद होने के बजाय कुछ दिन पहले ही हो गई। इसमें रोने वाली कौन बात थी? वो मेरे बराबर में बैठी थी। जब मैंने उसका ठंडा हाथ अपने हाथ में लिया था, बुरी तरह से वो घबराई थी। अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करने लगी। मैंने कहा, अब तो मैं पति हूँ तुम्हारा, अब क्यों हाथ छुड़वा रही हो? लेकिन वो लगातार हाथ छुड़वाई जा रही थी। फिर मैंने उसका हाथ छोड़ दिया। मैंने कहा, अब तो तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, मैं तुम्हारा पति बन चुका हूँ। मैंने उससे कहा कि अपने कपड़े मत बदलना, क्योंकि मैंने तुम्हें जी भरकर भी देखा ही नहीं है। मैंने इस तरह की बातें भी उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं ला सकी। मैं सोच चुका था कि आज इसे जी भरकर देखूंगा। इसके लिए एक गिफ्ट भी खरीदा था। सोचा था अपने हाथों से पहनाऊंगा, इसके हाथों को अपने होठों पर लगाकर चूमूंगा। मेरा इतना तो हक बनता है। लेकिन वो मेरे पास से उठकर चली गई। फिर अनुराग की मेहंदी शुरू हो गई। फिर मुझे वो कभी नजर ही नहीं आई। मैं घर के अंदर वाले हिस्से में चला गया, लेकिन वो कहीं नहीं थी। पता नहीं कहाँ छुपकर बैठी थी। मैंने दोनों पोर्शन देख लिए थे, सबके कमरे देख चुका था, लेकिन वो मुझे कहीं नजर नहीं आई। शादी का फंक्शन खत्म होते ही अंकल ने वापसी की तैयारी शुरू कर दी थी और फंक्शन में एक दिन भी वो मुझे मिली नहीं थी। रात का टाइम था। मैं जब किचन में आया तो वो चाय बना रही थी। मैं उसके पास खड़ा हो गया। मुझे देखकर वो बुरी तरह से घबरा गई थी। अपने आंसू साफ करने लगी। पता नहीं रो रही थी। मैंने कहा, तुम्हें क्या हुआ है? तुम क्यों रो रही हो? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने प्यार से उससे कहा, अच्छा 2 दिन बाद तुम लोग वापस जा रहे हो, इसलिए उदास हो? मैंने उसे छेड़ने की कोशिश की तो वो नहीं में सिर हिलाने लगी। कहने लगी, सर में दर्द है। इससे पहले कि वो अपनी चाय का कप उठाती, मैंने वो चाय का कप उठा लिया। मैंने कहा, सर में तो मेरे भी बहुत दर्द है, काश कि कोई अपने नाजुक हाथों से मेरा सर दबा दे। मैंने उसकी चाय का एक घूंट भरा और कप उसकी तरफ बढ़ा दिया। मैंने कहा, लो चाय पियो। बल्कि ऐसा करते हैं कि मिलकर चाय पीते हैं। वैसे भी इस टाइम तो सब सो रहे हैं। चलो मेरे कमरे में आओ, कुछ देर बातें करते हैं। मैंने उसका हाथ पकड़ा था, लेकिन वो अपना हाथ मुझसे छुड़वाने लगी। मेरे एक हाथ में उसका हाथ था, दूसरे में चाय का कप। मैंने कहा, तुम्हें हो क्या जाता है? पहले तुम्हें ये प्रॉब्लम थी कि मैं तुम्हारा हस्बैंड नहीं हूँ, अब तो हस्बैंड भी हूँ ना, अब क्या प्रॉब्लम है? देखो, मुझे बार बार एटीट्यूड मत दिखाया करो। मैं सिर्फ तुमसे बात करना चाहता हूँ। तुम्हें खा नहीं जाऊंगा, तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। क्या तुमने मुझे घटिया इंसान समझ रखा है? वो कहने लगी, अब घटिया है, हाथ छोड़िए मेरा। उसने झटके से हाथ छुड़वाने की कोशिश की तो चाय मेरे हाथ पर छलक गई थी। गरम गरम चाय मेरे हाथ पर गिरी थी और मेरे हाथ से चाय का कप टूटकर जमीन से गिरकर चकनाचूर हो गया। वो कहने लगी, मैंने आप जैसा बेशर्म इंसान जिंदगी में नहीं देखा। जहाँ आप मुझे अकेला देखते हैं, आपका बेहुदापन शुरू हो जाता है। उसका ऊंचा स्वर और उसकी बातें सुनकर मेरे तो तलवों पर लगी और सर पर जाकर बुझी थी। वो किचन से बाहर जा चुकी थी और मेरा ये हाल था कि ऐसा लगा कि किसी ने मेरे अंदर आग सी लगा दी हो। समझ क्या रखा था इसने मुझे? पूरी रात मैं सो नहीं पाया था। अपनी इतनी बड़ी बेइज्जती मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मेरा जी तो चाहा कि इस लड़की का हुलिया बिगाड़ कर रख दूं। ठीक है, मैं चंचल स्वभाव का हूँ, मजाक करता था, लड़कियों को देखता भी था। ये तो सब लड़के करते हैं और मंगेतर से बात कौन नहीं करता, और कैसी कैसी बातें उनके बीच होती है। वो कोई नन्ही सी बच्ची तो नहीं थी जो इन सब बातों से अनजान होती। बहरहाल सुबह नींद की कमी की वजह से मेरी आंखें लाल हो रही थी। सुबह नाश्ते पर मैंने सबके सामने कहा कि मुझे 2 दिन के अंदर अंदर विदाई करानी है। ये सुनकर सब लोग हैरत से मुंह खोले मुझे देख रहे थे। सब अपना नाश्ता करना भूल गए थे। कहने लगे, ये तुम्हें विदाई की क्या सूझी? अभी तो वो पढ़ रही है और ये बात पहले ही तय हो चुकी थी कि शिवानी जब तक बीए नहीं कर लेती विदाई नहीं करनी। मैंने कहा, इसे बीए करवाना मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन मुझे विदाई अभी चाहिए, वो भी 2 दिन में। अंकल कहने लगे, इतनी जल्दी हम विदाई नहीं कर सकते। मैंने कहा, क्यों नहीं कर सकते? शादी भी तो हुई है ना, एक फंक्शन हो चुका है तो बाकी रह गया एक फंक्शन, तो कल रात को विदाई कर दीजिए। सारे मेहमान सब यहीं पर हैं, एक दिन का फंक्शन और अटेंड कर लेंगे, क्योंकि मेरी दुबई में जॉब लग गई है और अगर एक बार मैं दुबई चला गया
तो अगले 5-6 साल तक वापस नहीं आऊँगा। और मैं चाहता हूँ कि विदाई होने के बाद शिवानी को भी अपने साथ ले जाऊँ। लेकिन अगर आप नहीं चाहते तो ठीक है, 5 साल तक आप शिवानी को बैठाए रखिए। हो सकता है कि 5 से 6 साल मुझे वहीं लग जाए। मैंने फैसला आप लोगों पर छोड़ा है। जो आप लोगों को ठीक लगे मुझे बता दीजिए। मैंने बात ही ऐसी रखी थी कि किसी को भी सोचने का मौका ही नहीं दिया था। मैंने वहाँ से फिर अपने कमरे में आ गया। दुबई की जॉब के लिए मैंने अप्लाई किया था और मुझे अपने दोस्त की वजह से कंपनी में जॉब मिल चुकी थी। लेकिन 6 साल वाली बात मैंने अपनी तरफ से झूठ कहा था। ऐसा कोई पाबंदी नहीं थी। 2 घंटे की मीटिंग के बाद यही फैसला हुआ कि विदाई कर देनी चाहिए। मेरी दुबई की कंपनी में बात भी हो चुकी थी। शायद मैं 1 महीने के अंदर अंदर दुबई चला जाता, इससे पहले कि सब लोग विदाई के बारे में हक में फैसला करते। लेकिन शिवानी ने मना कर दिया। कहने लगी मैं अभी विदाई नहीं चाहती। अंकल कहने लगे कि 6 साल बहुत ज़्यादा होता है और मैं 6 साल तक अपनी बेटी को घर पर नहीं बिठा सकता। मुझे हर कीमत पर विदाई चाहिए थी। मैं दुबई जाना नहीं चाहता था, लेकिन इस लड़की से मुझे साफ साफ बात करनी थी, जिसका मौका मुझे नहीं दे रही थी। मैं इसकी वजह से बहुत परेशान था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये लड़की इतनी घमंडी और अकड़ू क्यों है। इसे किस बात का घमंड है। मेरी माँ कहने लगी कि शिवानी का कहना है कि वो 6 साल का इंतजार कर लेगी, लेकिन अभी विदाई नहीं चाहती। मैंने कहा लेकिन मैं अपनी पत्नी के बगैर 6 साल नहीं रह सकता। मैं उसे अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ। अगर उसे इतना ही ऑब्जेक्शन है तो वो तब तक अपने माँ बाप के घर रह सकती है, जब तक मेरा टिकट और वीज़ा का इंतज़ाम नहीं हो जाता। लेकिन जब मैं यहाँ से जाऊँगा तो वो मेरे साथ जाएगी। बहरहाल मेरी इस बात को मान लिया गया था। 1 महीने के अंदर अंदर मेरा टिकट और वीज़ा का इंतज़ाम हो गया था। जहाँ मेरी जॉब लगी थी वहाँ मुझे एक छोटा सा फ्लैट भी रहने के लिए दिया गया था। मैं अपनी फैमिली को ले जा सकता था, क्योंकि मैं अपने मैरिज सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी भी जमा करवा चुका था कि मैं अपनी फैमिली के साथ ही शिफ्ट होना चाहता हूँ। जिस दिन मेरी रात की फ्लाइट थी, अंकल ने दोपहर की फ्लाइट से दिल्ली से शिवानी को मेरठ भिजवा दिया था। उसका बाकी का समय मेरे घर वालों के साथ ही बीता था। जब हम एयरपोर्ट के लिए जाने लगे तभी वो मेरे साथ जाने के लिए खड़ी थी। कभी वो मेरी माँ के साथ लग कर रोने लगती तो कभी चाची के साथ। हालांकि वो तो यहाँ रही भी नहीं थी। पता नहीं किस बात का रोना था। इस लड़की ने रोकर अपनी आंखें सुजा ली थी। मैंने टैक्सी मंगवाई और सामान रखवाना शुरू कर दिया। वो गाड़ी की पिछली सीट पर बैठी थी। मैंने उसके बराबर में बैठ गया। पूरी रास्ते मैं उसकी सिसकियां सुनता रहा और उसे गुस्से से देखता भी रहा। एयरपोर्ट पर पहुंचकर मैंने उससे कहा कि अपने रोने धोने का प्रोग्राम तुम दुबई में मेरे फ्लैट पे जाकर पूरा कर लेना। फ्लाइट में मैं कोई भी तमाशा नहीं चाहता हूँ। मेरी बात सुनकर उसने तीखी नजरें मुझ पर डाली थी, फिर अपना मुंह फेर लिया। फ्लाइट में बड़ी खामोशी से मेरे बराबर में बैठी रही। काफी देर खामोशी के बाद वो कहने लगी, आपको किस बात की जल्दी थी? आप विदाई देर से भी करवा सकते थे, 2 साल बाद भी वापस आ सकते थे। ये कोई बड़ी बात नहीं थी। मैंने कहा बिल्कुल आ सकता था, लेकिन मुझसे इतना सब्र नहीं हो रहा था। और सब्र क्यों नहीं हो रहा था ये मैं तुम्हें दुबई जाकर बताऊंगा। मेरी बात सुनकर और मेरी नज़रों को देखकर वो नर्वस सी हो गई थी। फिर कुछ नहीं बोली। दुबई पहुंचकर मैंने टैक्सी मंगवाई और दुबई में अपने रहने वाले दोस्त से फ़ोन पर बात करने लगा। मेरी उसी दोस्त ने मेरी नौकरी दुबई में लगवाने में मेरी मदद की थी। मैंने कहा मेरा कमरा फूलों से तो सजा है ना? वो कहने लगा कि हाँ, सारी सजावट कर दी है। अपना कमरा देखो तो दिल में बड़ी हुई फीलिंग्स और ज़्यादा उभरने लगेगी। मैंने कहा दिल की फीलिंग्स का तो आज वैसे भी बढ़ी हुई है। ये कहते हुए मैंने शिवानी का हाथ पकड़ लिया था। उसकी रंगत बिल्कुल सफ़ेद पड़ती जा रही थी। मेरा दोस्त हंसने लगा, कहने लगा कि तुम्हारे पूरे फ्लैट को मैंने सजा दिया है। देखना तुम्हें और तुम्हारी वाइफ की तैयारी बहुत पसंद आएगी। लेकिन मैं अब अपने घर जा रहा हूँ। चाबी मैं वॉचमैन को दे दूंगा। मैंने कहा थैंक यू सो मच। शिवानी अपना हाथ मेरे से खींचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरी पकड़ उसके हाथ पर मजबूत हो गई। आज मैं उसे छोड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं था। दोस्तों,
इस कहानी की आगे का पार्ट कल 10 बजे आएगा। कहानी बहुत बड़ी हो रही थी, इसलिए इसे तीसरे पार्ट में लिखना है। इसके आगे का पार्ट भी जरूर सुनिएगा, क्योंकि इसमें इस बात का राज खुलेगा कि शिवानी आदित्य से दूर क्यों भागती थी। आगे आने वाले पार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग और रोमांचित है। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के बेल को जरूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।